ये कुछ टॉपिक्स हमने अलग किए हैं, टॉपिक्स के माध्यम से ये बताने कि यूपीएससी का कौन कौन सा एस्से इस टॉपिक के अनुसार है। ठीक है, धर्मराज यहाँ देखिए, यहाँ पे टॉपिक है यूपीएससी सिविल सेवा में निबंध पत्र का महत्व। इसमें मैं आपको मार्किंग स्कीम बताऊंगा, इसमें मैं आपको कितने पेज में लिखना है ये बताऊंगा। इसके आगे क्या है, देखिए यहाँ पे कितना नंबर का आता है, कितना इससे लिखना होता है, उसके माध्यम से क्या क्या किया जाता है, इस सब पर चर्चा करनी है। शब्द सीमा क्या होगी, कितना टाइम देना चाहिए एक एस्से पे, तो इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए बस एक चीज की आवश्यकता है, तो आपको नहीं पता है, इसीलिए ही तो आप क्लास में आए हैं ना। ठीक है, तो एक एक करके आपको सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगा। 6 दिन बात करनी है अभी, आज तो पहला दिन ही है हमारे पास। ठीक है, इसीलिए तो आराम आराम से बात कर रहा हूं, एक एक पहलू को देखने की का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो संघवाद और विकेंद्रीकरण, संघवाद इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फेडरलिज्म, और विकेंद्रीकरण को डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि सभी पावर्स का एक जगह होने के बजाय अलग अलग लेवल पे उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। केंद्र सरकार के लिए यूनियन लिस्ट दिया गया है और राज्य सरकार के लिए स्टेट लिस्ट दिया गया है। ठीक है, तो जब केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट शक्तियों का विभाजन होता है, तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। एक जगह से शक्तियों को लेकर के दूसरे स्तर पर क्या कर दिया जाए, कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में कि पहले गुप्ता एम्पायर या फिर मौर्यन एम्पायर के दौरान क्या होता था कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन था, अर्थात सारी शक्ति किसमें निहित होती थी, राजा में निहित होती थी, और बाकी जो घटक होते थे, अर्थात जिला हो गया, ग्राम हो गया, वो केवल प्रशासनिक कार्य कर सकते थे। इंग्लैंड और अमेरिका की बात करें तो इंग्लैंड में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, वहां सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहां जो आप देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स बने हुए हैं, वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखते हैं। लेकिन इसी के काउंटर पार्ट में अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है जिसके अंदर 50 अलग अलग क्या है, स्टेट्स हैं। ठीक है, तो वहां पे स्टेट्स के काम अलग दिए हुए हैं कि उनको क्या करना है, उनके पास भी सारे पावर हैं, लेजिस्लेटिव पावर,
एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर्स। सेम चीज सेंटर के भी पास है, लेकिन वहां पे क्या है, स्पष्ट विभाजन है। तो ये क्या है, फेडरलिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, संघवाद का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण की स्थिति, तो इनसे जुड़े टॉपिक्स क्या क्या है, जैसे ये 2017 में एक टॉपिक आया था कि भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंध पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव। अब नए आर्थिक उपाय उस समय क्या आए थे, तो आप देखते हैं कि 15वां वित्त आयोग, ठीक है, उसी समय आया था ना 15वां वित्त आयोग। उसके बाद उस समय जीडीपी कैलकुलेशन का जो तरीका था उसको क्या किया गया, परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद आप देखते हैं कि जीएसटी लागू की गई। तो ये सभी क्या हैं, नए आर्थिक उपाय थे। जो आपका क्या था, जो कंपनियों जिनमें सरकार की हिस्सेदारी थी उनको क्या किया गया, डिस्पर्स करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए क्या टर्म दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, और क्या किया गया, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था अर्थात योजना आयोग था, उसको चेंज करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग। ठीक है, तो ये सारे जो आर्थिक उपायों में परिवर्तन किए गए, इनका संघ और राज्य के संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की जानकारी लेनी थी। अब बताइए कि ये टॉपिक आपका इकोनॉमी और पॉलिटी से बहुत हद तक जुड़ गया कि नहीं जुड़ा। यदि आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, दोनों के बजट के बारे में जानकारी है आपको, और उसमें कैसे पैसे का ट्रांसफर होता है, कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है, जीएसटी आने के बाद क्या परिवर्तन हो गया, ठीक है, उनसे क्या दोनों के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को परिवर्तित करने के लिए क्या उपाय किए गए, इन सब के बारे में यदि आपको जानकारी है तो क्या आप इस एस्से को लिख पाते या नहीं लिख पाते। तो आपके इर्द गिर्द जो चल रहा होता है उससे जोड़ करके निबंध के टॉपिक बनते हैं। कोई आपत्ति इसको समझने में कि क्यों पूछा यह निबंध। इसी तरह दूसरा क्या है, संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद। आप देखते हैं कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट, गोदावरी जल विवाद, कृष्णा नदी का जल विवाद, ये काफी चर्चा में रहा। अब आपने जब पढ़ा है पॉलिटी तो उसमें आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच यदि कोई विवाद होता है तो उन विवादों को सुलझाने की एक एकल क्षमता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही ऐसे विवादों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन उसके इस क्षमता से क्या किया गया है, जल विवाद को अलग रखा गया है, अर्थात कि डिस्प्यूट अगर जल विवाद से संबंधित है तो सर्वोच्च न्यायालय की जो मतलब एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है उससे यह क्या है, बाहर है। तब इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं जिसमें दोनों और जितने भी पार्टी स्टेट्स होते हैं उन सभी के मेंबर होते हैं और वो सभी जो निर्णय लेंगे वो मान्य होता है। ठीक है, तो उस समय कई सारे जल विवाद थे, इसके कारण इस आपसे पूछा गया कि जल विवाद की क्या समस्या है, कौन कौन से जल विवाद उस समय थे और उन जल विवादों के कारण हो रहे स्थितियों में परिवर्तन, उसको यहां लिखना था। तो आप देखेंगे कि खास करके जो सब्जेक्ट किसी से जुड़े हुए डायरेक्टली एसोसिएटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनसे जुड़े जो घटनाक्रम चल रही होती हैं उसके बारे में निबंध पूछ लिया जाता है। ठीक है,
सुष्मिता, आईआर से जल विवाद तब हमारा जुड़ता है जब हमारा किसी दूसरे देश के साथ जल विवाद हो। ठीक है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो उसकी जब हम बात करेंगे तब वो आईआर में आएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कोई एक नदी जो कई राज्यों से होके गुजरती है, जैसे गंगा उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाकर के कहाँ किस में जुड़ जाती है, बंगाल की खाई में गिर जाती है। तो इन सभी राज्यों का क्या है, उसमें स्टेक है, सभी अपना अपना हिस्से का पानी चाहेंगे। अब कोई स्टेट मानिए कि बांध बना करके पानी को रोकना चाहता है, तो इसके कारण क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको सुलझाने का एक तरीका दिया गया है, एक कानून बनाया गया है, तो इससे जोड़ करके आपको ये निबंध लिखना था। ठीक है, सर जी दिल्ली में बहुत काफी पॉल्यूशन है, उस पे भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ सकता है। दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण आपकी जो अलग अलग जो मतलब अधिकारी हैं, जैसे अभी एम्स के जो पूर्व डायरेक्टर थे, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने लिखा है कि पॉल्यूशन इज साइलेंट किलर। ठीक है, बिना बताए ये लोगों की जान लेने की स्थिति में पहुंच गया है। ठीक है, साइलेंट किलर क्या होता है कि आपकी हत्या नहीं हुई, लेकिन आपके आसपास ऐसी परिस्थिति बन गई कि आपको धीरे धीरे घुटन होगी, आपके रेस्पिरेशन सिस्टम में दिक्कत आएगी, आप कभी भी चोक कर सकते हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है। निबंध बिल्कुल विचारों का माध्यम है, अपनी विचार ही तो आप प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जल विवाद, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है, इसीलिए एक जगह लिखा है। तीसरा क्या है, सहकारी संघवाद, मिथक और यथार्थ। ठीक है, अब सहकारी संघवाद क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? तो भारत की तो पहली बात, जब हम भारत की करेंगे तो भारत को क्या क्या कहा जा सकता है, एक क्वासी फेडरल, ये पूरी तरह से फेडरल नहीं है जैसे अमेरिका है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आपको बताई गई हैं संविधान में, जिसमें राज्यों की शक्ति समाप्त होकर के केंद्र के हाथों में चली जाती है। आप पॉल्यूशन देख रहे हैं दिल्ली में, मैं भी अनुभव कर रहा हूं दिल्ली में। ठीक है, सुबह के टाइम पे आते समय बाकी जगह फॉग होते हैं, दिल्ली में स्मॉग है, स्मोक के साथ फॉग है। ठीक है, तो जिस समय संविधान क्या होता है कि राज्य में जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी समाप्त हो जाती है, जब स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, तो उस समय, सर क्या पहले आए कोई टॉपिक इससे में दोबारा रिपीट हो सकते हैं अलग तरीके से? यूपीएससी सेम टॉपिक तो रिपीट नहीं करती है, लेकिन रिपीट हो सकते हैं, अगर उसका डायमेंशन चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसको जोड़ दिया जाए किसी चीज से, कि नए आर्थिक उपायों से हो रहे परिवर्तन के कारण सहकारी संघवाद में पे प्रभाव। अब ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, इनको जोड़ करके नया टॉपिक बना दिया जा सकता है। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन। माय डियर सर, ये पॉलिटी का टॉपिक है, अगर इसको हम ऐसे में डिस्कस करने लगे एक एक करके सारे वर्ड को। ठीक है, फेडरलिज्म होता है जहां पे क्लियर डिवीजन ऑफ पावर होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफाइंड पावर कहां है, यूनियन लिस्ट में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की डिफाइंड पावर कहां है, स्टेट लिस्ट में।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, चूंकि क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है तो ये हो गया फेडरलिज्म, संघवाद। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि जैसे मानिए कि मेरे पास कुछ पावर्स हैं, तो केवल मेरे पास पावर है तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मेरे कुछ पावर्स लेकर के अस्थाई रूप से किसी और को ट्रांसफर कर दिया गया, अस्थाई रूप से। तो जब अस्थाई रूप से पावर ट्रांसफर हो गया तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन, कि केंद्रीकरण, एक जगह से पावर को विकेंद्रीकरण तोड़ करके दूसरों को दे दिया गया, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर अस्थाई रूप से किसी को पावर दे दिया जाता है, जैसे मानिए कि मैं जिले का कलेक्टर हूं और मुझे किसी खास मतलब किसी कार्य के लिए टेंडर अलॉट करना है। अब मैं चूंकि बहुत व्यस्त रहता हूं तो मैं अपने किसी एडीएम को बुला करके और उसको अपने पावर डेलीगेट कर दूंगा कि भैया ये काम है, इसको आपको देखना है, आपको मैं ऑथराइज कर रहा हूं। तो ये जो अस्थाई रूप से किसी पावर को नीचे दिया जाता है किसी को, तो इसको कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, कोई आपत्ति इस दोनों शब्द को समझने में? आकाश जी, सुष्मिता, निबंध लिखना कब बताएंगे सर? पहले निबंध बताएंगे तब तो निबंध लिखना बताएंगे। आज से कल तक केवल इन्हीं बातों पर चर्चा होगी, ठीक है? सुनिए, आज हम बात कर रहे हैं एक इंट्रोडक्शन पे, ठीक है? इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करेंगे कि यूपीएससी के लिए रेलिवेंट कैसा ऐसे पूछा जाता है, कैसा निबंध पूछा जाता है, उसके बाद निबंध को कैसे हमें करना है, ठीक है? इस बात पे हम लोग बात करेंगे 2 दिन तक, आज और कल, ठीक है? उसके बाद अगला 3 दिन जो होगा हमारे पास, उस 3 दिन में हम बात करेंगे कि 3 तरह के एस्से जो होते हैं, जैसे फिलोसॉफिकल एस्से है, स्टोरी टाइप एस्से है, ठीक है, उसके बाद ब्लॉग टाइप के एस्से हैं। इनके बारे में हम 3 दिन चर्चा करेंगे, एक एक दिन करके। और जो आखिरी हमारा छठा दिन होगा, एक दिन, उस दिन हम लोग 2023 में जो एस्से पूछे गए हैं उनके बारे में एक रूपरेखा पर चर्चा करेंगे, ठीक है? कोई आपत्ति? पटेल जी, जीएस का सिलेबस हम यहाँ क्यों कवर करेंगे बताइए? हम यहाँ निबंध पढ़ने आए हैं, निबंध को समझने आए हैं, पढ़ने के लिए तो जीएस साल भर चल रहा है आपका, ठीक है? दीक्षा, 1000 वर्ड इससे कितने पेजेज में जनरली आएगा? जनरली अगर बात करें तो 9 से 10 पेज में आते हैं, लेकिन इन सब पर अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये एक फ्रेमवर्क समझ गए कि 6 दिन में हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं। पॉलिटी के भी टॉपिक ऐड कर सकते हैं। अरे पॉलिटी छोड़िए, इसमें जो है सो आपके एथिक्स से भी आएगा, ठीक है? तो आप देखिए कि ये आपके अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये तीनों ये 3 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये पॉलिटी से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है? अब देखिए, इसका मैंने एक स्ट्रक्चर आपको दिया है कि आर्थिक उपायों का परिचय, की क्या महत्व है उनका, क्या क्या परिवर्तन किए गए, ठीक है? राजा कर साझाकरण व्यवस्था, अनुदान ग्रांट देना, वित्तीय हस्तांतरण में बदलाव करना, ठीक है, वित्तीय स्वायत्ता के लिए क्या क्या जो है सो आवश्यकता है। तो देखिए, इससे का एक स्ट्रक्चर मैंने, बजट को का क्या प्रभाव पड़ा जीएसटी के आने से, ठीक है, राज्यों के बीच चूंकि समस्या क्या है तो आर्थिक असमानता है। सर ओनली हम लोग ऐसे में सिनॉप्सिस ही तैयार करेंगे या लिखेंगे भी? लिखना आपको है, तैयारी आपको करनी है, एग्जाम आपको देना है, ठीक है?
मैं आपको बताऊंगा कि रास्ता कैसे लेना है। चलना तो आपको ही है ना, ठीक है। सीमांत जी, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो लॉन्ग तो लिखना ही है, 1000 शब्द हैं आपके पास, 10 पेज में लिखना है एक टॉपिक पे, ठीक है। तो केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, अर्थात उसके आर्थिक उपायों से कैसे जो है सो राजकोषीय संबंध में संघ राज्य में परिवर्तन हुआ, जीएसटी की भूमिका, संतुलित राजकोषीय ढांचे के लिए सिफारिश, राज्यों के सामने चुनौतियां, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें लिखना था। कोई दिक्कत? करंट को जोड़ के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक सेकंड। ये इसी बात पर क्या है, ठीक है। इतना हम कैसे लिख सकते हैं, इतनी स्पीड नहीं है, स्पीड पर भी चर्चा करेंगे हम लोग कल। इसका कोई नोट्स नहीं बनता है, नोट्स जो आप जीएस का बना रहे हैं उसी नोट्स का उपयोग करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जल विवाद में क्या है, संघवाद और जल संसाधन का परिचय, जल वितरण का ऐतिहासिक संदर्भ कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, जिसके कारण पानी की आवश्यकता क्या हुई है, बढ़ी है। अंतरराज्यीय इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ये सिस्टम क्या है, इसके बारे में चर्चा कृष्णा नदी जल विवाद के लिए किया गया था अभी। तो 2016 में जो स्थितियां थी उसके कारण इस पर निबंध आया। कानूनी पहलू, प्रौद्योगिकी पहलू, ठीक है, विवाद का स्टडी, और उसके बाद क्या क्या सिफारिश की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, सहकारी संघवाद। उसमें देखिए कि इसका संघवाद का अमेरिका से परिचय लिया है, क्योंकि अमेरिका में संघवाद एक बेस्ट एग्जाम्पल में है। जी सर, स्पीड के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, स्पीड इंक्रीज नहीं हो पा रही है। आपको कौन से जानवर से डर लगता है ये बताइए, सीमांत जी, आपको किस जानवर से डर लगता है? कुत्ते से डर लगता है कि नहीं लगता है ये बताइए। रात में आप कहीं से आ रहे हैं और कुत्ता जो है कोई आपके पीछे पड़ जाए तो डर लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है। अब बताइए, अगर वो कुत्ता आपके पीछे दौड़ना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? आपकी रफ्तार बढ़ेगी। तो डर बहुत ही आवश्यक चीज है किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। अपने रूटीन में आप 7 दिन का आपके पास टाइम है ना सप्ताह में, और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, देखिए आदमी आपको परेशान कर सकता है, काट नहीं सकता है, डर कुत्ते के काटने से ही लगता है, ठीक है। तो जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो आप क्या करते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक डर ये होता है कि यदि मैंने आज का रिवीजन आज ही नहीं किया तो कल मेरे पास पाइल अप हो जाएगा और कवर करना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि शुरुआत करेंगे, लिखना पहले लिखना शुरू करेंगे।
जब लिखने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी रफ्तार कैसे बढ़ेगी कि सोचने की क्षमता कम होती, मतलब सॉरी, सोचने की क्षमता तेज होती जाएगी, तो लिखना क्या होगा, तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिमाग तो एक ही है, वही हाथ को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे लिखना है और सोच भी रहा है कि क्या लिखना है। अगर आपकी समझ बेहतर बन जाती है तो सोचने पर बल कम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वो पावर कहां ट्रांसफर हो जाएगा, लिखने के स्पीड पे। आप जानते हैं कि जब अभी पिछले साल से पहले तक यूपीएससी की मेंस परीक्षा दिसंबर में हुआ करती थी, क्योंकि अब अगस्त में जाकर के प्रीलिम्स हुआ करता था, दिसंबर में मेंस होते थे। अब दिसंबर में मेंस होते समय ये सोचिए कि ठंड, एक कितनी कपकपाती ठंड होती है, और उस ठंड में आपको उसी रफ्तार में लिखना है कि आप लगभग 4000 शब्द 3 घंटे में लिख पाए। गर्मी में हाथ आसानी से चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ठंड में ना एक एक वर्ड लिखने में ना हाथ का मूवमेंट बहुत धीरे होता है। ठीक है, मेंस सितंबर में होगा सर, इस बार हो गया, मेंस खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग नवंबर में आ गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रफ्तार आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए भी तरीके हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, हम लोग संघवाद की बात कर रहे हैं, नीति का क्रियान्वयन कैसे होता है, ये एक स्ट्रक्चर आपको दे दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पढ़ने के लिए दिया है। कोई आपत्ति? विपत्ति नहीं, आपत्ति की बात मैं कर रहा हूं। विपत्ति होती है समस्या। चलिए, ठीक है, अब आते हैं भारतीय संस्कृति और समाज से। अब ये आपका कहाँ पढ़ते हैं आप लोग, एक तरफ आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, कला और संस्कृति, और एक तरफ पढ़ते हैं सोशल इश्यूज एंड सोशल जस्टिस, पढ़ते हैं ना, सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय। सामाजिक मुद्दे पढ़ते हैं आप जीएस पेपर 1 में, सामाजिक न्याय पढ़ते हैं जीएस पेपर 2 में। ठीक है, अब आप देखिए कि क्या किस तरह के टॉपिक बनते हैं। पितृसत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। अब भैया, पितृसत्तात्मकता क्या होती है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। उसके बाद पितृसत्तात्मकता के कारण होने वाले परिवर्तन को समझना पड़ेगा। पितृसत्ता की बात हम क्यों कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले पितृसत्ता की ऐतिहासिक जड़ें, अर्थात कि इसकी शुरुआत कहां से आपको देखने को मिलती है। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में जब फैमिली सिस्टम पढ़ते हैं, परिवार की स्थिति से पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां से आपको इसको समझने का मौका मिलता है। एक पदानुक्रमित संरचना के विचार को कायम रखती है, पदानुक्रम की सोशल हायरार्की, जहां पुरुषों को अक्सर महिलाओं से श्रेष्ठ माना जाता है। तो यही है ना पितृसत्तात्मकता, अर्थात सत्ता क्या होती है, द डिसीजन मेकिंग पावर लाइज इन मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथ में होती है, मेल मेंबर। तो ये क्या है, पितृसत्तात्मकता। अब आर्थिक असमानता इससे कैसे आई कि जब डिसीजन मेकिंग पावर मेल के पास होगा तो जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा उस पे किसका कब्जा होगा। जैसे लोकसभा की पावर राज्यसभा से ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैसे के बारे में डिसीजन लेने की क्षमता किसके पास है, लोकसभा के पास। तो जिसके हाथ में पैसा होगा, निर्णय लेने की शक्ति उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। होता है कि नहीं?
एक उदाहरण लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अरबपति है, ठीक है, और अरबपति व्यक्ति ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, क्या उसके अगल बगल का समाज उसकी आलोचना करता है? नहीं करता है। लेकिन एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में यदि इंटरकास्ट मैरिज होता है तो पूरे समाज में हल्ला मच जाता है। अर्थात कि जब आर्थिक रूप से आप बहुत ही सबल होते हैं और आपको दूसरों के विचारों से प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है, तो दूसरे भी आपके बारे में टिप्पणी करना क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। करते हैं बट सामने नहीं, और कम नहीं। सामने तो मध्यम वर्गीय परिवार में भी नहीं किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि आपके जाते ही, अरे देखो ये कैसा परिवार है, इसके घर के संस्कार खराब हैं। बड़े लोगों के बारे में संस्कार खराब होने की बात नहीं कही जाती, ठीक है। सर, अगर रोज न्यूज़पेपर पढ़ने, संसद टीवी देख रहा हूं तो निबंध लिखने के लिए विचार व्यक्ति पर्याप्त होगी या नहीं होगी? बिल्कुल पर्याप्त होगी। इसके साथ जीएस का पूरा सिलेबस का भी समझ होना चाहिए, ठीक है। तो आर्थिक असमानता जो है यह भी क्या करती है? एक बाधक का कार्य करती है। पितृसत्तात्मकता को क्या करती है? एक बेहतर स्थिति बनाती है। कैसे? महिलाओं को सेम काम के लिए कम वेतन दिया जाता है। महिलाओं के लाभ के लिए जो कानून लाए गए थे वही उनके विकास में बाधक हैं। कैसे? तो जैसे डॉरी एबोलिशन कानून आया, दहेज प्रथा उन्मूलन कानून आया। क्या इस कानून के आने से दहेज प्रथा की समस्या समाज से समाप्त हो गई है? नहीं, उसका स्वरूप बदल गया, ठीक है। स्वरूप बदल गया। पहले दहेज होता था, अब गिफ्ट हो गए, ठीक है। महिलाओं के लिए गर्भ की स्थिति में मैटरनिटी लीव का प्रोविजन आया। कितने वीक का? 24 सप्ताह, 26 सप्ताह तक की छुट्टी उनको मैटरनिटी अवकाश मिलता है, मातृत्व अवकाश मिलता है। इसीलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं कि गर्भवती महिलाओं को नौकरी देने से बचती हैं, या फिर जो नई शादीशुदा जोड़े होते हैं उसमें महिलाओं को नौकरी देने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर परमानेंट नौकरी दे दी तो आने वाले समय में, ठीक है, वो तो 6 महीने की छुट्टी उनको मिल जाएगी मैटरनिटी लीव के नाम पे, और कंपनियों को उसकी सैलरी भी देनी है। तो जो चीज उनके लाभ के लिए लाई गई, कहीं ना कहीं वह भी उनको क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। राजनीतिक रूप में से कम प्रतिनिधित्व। लोकसभा में कई सालों से एक बिल पेंडिंग है कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात, ठीक है, सीटों पर आरक्षण। अभी उस पे बीच में चर्चा फिर से तेज हो गई थी, ठीक है। रूढ़िवादी विचारधारा महिलाओं पे ज्यादा लागू होते हैं, पुरुषों पर नहीं होते हैं, ठीक है। लिंग आधारित हिंसा, ये महिलाओं के जो है सो उन्मूलन को नीचे रखने का मतलब दबा करके रखने का कार्य करती है, ठीक है। एक ही गलती, बेटा और बेटी में यही अंतर है। जो सामाजिक आप देखेंगे कि जो निचला तबका, जो मध्यम वर्ग में नया प्रवेश किया है और शहरी क्षेत्र में रहता है, बेटे से पूछा जाता है कि कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, और बेटी अगर बोल दे कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर वहीं पे एक भेदभाव शुरू हो जाता है कि तुम्हारा घर से निकलना बंद, तुम्हारा जाना बंद होता है कि नहीं। तो ये जो रूढ़िवादिता है सोच की, ये मॉडर्न होने पर भी या विचारों में खुलापन लाने के बावजूद भी पूरी तरह से क्या है? महिलाओं के समर्थन में नहीं आता है। तो ये सभी क्या है? पितृसत्तात्मकता के कारण है, ठीक है।
अब इसके कारण उत्पीड़न के अन्य रूप जैसे नस्ल, वर्ग और कामुकता के आधार पर भेदभाव, इनको कैसे सुधारा जा सकता है? तो शिक्षा के प्रसार से। ठीक है जी, बिल्कुल सभी सरकारी प्राइवेट सभी कंपनियों में मैटरनिटी लीव दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका देखिए पितृसत्तात्मकता कैसे जो है सो कमजोरी, लेकिन इस पे मीडिया का प्रभाव। अब क्या है कि प्रतिरोध और बदलती गतिशीलता, अब धीरे धीरे समाज में सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी भी पितृसत्तात्मक की स्थिति क्या है, बरकरार है। ठीक है, चलिए इसी तरह दूसरा एक ऐसे टॉपिक आया था 2020 में कि जो हम हैं वह संस्कार है और जो हमारे पास है वह सभ्यता है। विकिपीडिया थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन के लिए जस्टिफाइड है, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर रिलाई ना करें। ठीक है धर्मराज जी, अभी आगे हम लोग सोर्स पे भी बात करेंगे कि क्या क्या सोर्स आपको यूज करना चाहिए। तो अब देखिए अंतर्निहित पहचान। अंतर्निहित पहचान क्या है कि आपकी क्या पहचान है? तो कहते हैं ना, तो आप कुछ करते हैं तो आपके किसी भी एक्शन से क्या होता है, आपके एक्शन से आपको जज करने की प्रवृत्ति समाज की है। कोई व्यक्ति कुछ करता है या किसी से बदतमीजी से बात करता है, बहुत खराब संस्कार है इसका, कितनी आसानी से आप कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें समाज सामुदायिक पहचान और व्यक्तिगत पहचान दोनों की बात की जाती है। ठीक है, कैसे संस्कार और सभ्य संस्कृति का निर्माण होता है, तो जो परंपराएं आ रही हैं उसकी परिस्थितियों को समझते हुए उनका अनुपालन करना। ठीक है, तो अगर आप किसी भी परंपरा को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जैसे एक मैसेज आप लोगों के पास भी कभी आया होगा, सर मैं अक्टूबर में ज्वाइन किया हूँ जी, मेरा जीएस कंप्लीट नहीं हो तो क्या मैं इससे लिखना स्टार्ट करूं या नहीं करूं? बिल्कुल कीजिए, छोटे छोटे इससे लिखा कीजिए, क्या दिक्कत है? जीएस का पूरा होना आपके नॉलेज बेस को बढ़ाएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप अभी शून्य की स्थिति में हैं। 10th पास किया होगा, 12th पास किया हो तो कुछ ना कुछ तो जानकारी आपको होगी, तो लिखने में क्या आपत्ति है? पूजा, सर यूपीएससी परीक्षा में अगर गलत मात्रा हो तो भी क्या होगा, जल्दी जल्दी में हो जाता है। देखिए बहुत ज्यादा अगर आप सभी शब्द गलत लिखते हैं या फ्रीक्वेंटली गलत होता है तो दिक्कत है। लेकिन अगर मानिए कि जैसे एक पेज में लिखे 3-4 जगह गलत हो गई वर्तनी, तो बहुत ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं है, क्योंकि ये लिटरेचर की तो बात हो नहीं रही है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन में विषय वस्तु की समझ आवश्यक ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर फ्रीक्वेंटली हर शब्द ही गलत होने लगे तब तो दिक्कत है ना। ठीक है, अब साझा परंपराएं और प्रथाएं कि जो हमारा कॉमन रूप से चला आ रहा है उनके बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। राम बाबू जी, आपके प्रश्न का उत्तर सभी क्लास में दिया जाता है, मैं भी आपके लिए दे दूंगा, एक बार लास्ट में क्लास के ना आप मुझे ये बात पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी एस्से का टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति के रूप में सभ्यता, कि जिस तरह से सभ्यता का निर्माण होता है, जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? सभ्यता एक लंबे समय में, एक लॉन्ग
टेन्योर में किसी समाज के संस्कृतियों का समुच्चय है। क्या है? एक्यूमुलेटेड जो स्थिति है, एक जुड़ाव जो है, उसका जो परिणाम है वह क्या है? सभ्यता है। ठीक है। अब सभ्यता में अलग अलग संस्कृतियों का क्या हो सकता है? समुच्चय हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है, एक जगह जमा हो सकते हैं। ठीक है। उसके आर्टिफैक्ट से कि वहां पे कैसी कलाकृतियां पाई गई हैं। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मूर्तियां मिली हैं उससे निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि वहां पे ऐसा हो रहा होगा। द ग्रेट बात की बात होती है, आपने पढ़ा है ना कि एक स्नानागार मिला है। स्नानागार के अवशेष से पता चलता है कि उसका उपयोग किसी भी मतलब आयोजन में शुद्धिकरण स्नान के लिए, होली बात के लिए किया जाता होगा, है कि नहीं? तो ये आकलन करने में सभ्यता। दूसरा, वहां की प्रौद्योगिकी क्या है, शासन क्या है, किस तरह से सामाजिक ढांचा था, इन सब से क्या होती है? उसकी जानकारी मिलती है। सभ्यता की सांस्कृतिक नींव क्या है, तो उसमें क्या मूल्य हैं उस संस्कृति के, उसके सामाजिक मानदंड कैसे थे, उसके संस्थान कैसे थे। क्योंकि संस्थान क्या करते हैं? मानदंडों को स्थापित करने, उन मानदंडों का निर्धारण करने का काम करते हैं। जैसे संविधान हमारे लिए क्या करता है? एक खाका दे दिया, उस खाके को प्रैक्टिकल लाइफ में किसके थ्रू लाया जाता है? जब संसद कानून बनाती है, जब विधायिका उस कानून को लागू करती है, और जब उसके किसी भी विवाद को न्यायपालिका सुलझाती है, तब तो कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये किसके द्वारा? मानदंड किसके द्वारा? संस्थानों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। संस्कृति की गतिशील प्रकृति, अर्थात कैसे संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है। आप देखते हैं कि पहले मतलब दो महिला अगर जो है सो आपके किसी महिला मित्र की कॉपी भी आप घर में लेकर के आते थे किसी लड़के के लिए, और लड़का अगर किसी लड़की का ले आए तो घर में सवाल जवाब शुरू हो जाते, कौन है ये, उसका क्यों लाए, क्यों तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा क्यों छूट गया, इतने सवाल पूछे जाते थे। अब परिवर्तन क्या आया कि अब थोड़े से इस मामले में लोग संजीदा हो गए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का का है लड़की का है, बस पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, ये जरूर देखा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, आपका पाश्चात्य संस्कृति के साथ सामना हुआ, आपने उनके जो क्लोथिंग सिस्टम है, कपड़े पहनने का तरीका है, उसको अपना लिया, अपने जो तरीके हैं उनको हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन क्या है कि जो चीज समाज में परिवर्तन के साथ स्वीकार कर ली गई है, ठीक है, तो वो क्या है? गतिशीलता, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? बदलाव। विविधता की बात करें तो हमारे यहाँ देखिए कि अलग अलग जो है सो संस्कृति है। अगर कहा जाए तो भारत संस्कृतियों का एक समूह है। यहाँ कहते हैं ना कि 5 कोस पे पानी बदले 7 कोस पे भाषा, एक कहावत है। अर्थात कि मतलब यहाँ पे जैसे जैसे आपके एक बात बताइए, मेरे एस्से के मार्क्स से आपके जीवन पे क्या प्रभाव आने वाला है? तो व्यर्थ में व्यवधान डालने से बेहतर है कि समझने का प्रयास करें। आप कहें तो मैं आपको अपनी मार्कशीट भेज दूंगा, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन उससे आपके जीवन पे यदि कोई परिवर्तन आने की संभावना है तो बताइए। ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब आप क्लास में हैं तो क्लास की एक जो है ना, क्लास के प्रवाह को बेवजह ब्रेक करने से बचना चाहिए। क्योंकि जैसे मानिए कोई चीज चर्चा करते हुए अगर बीच में मैं कुछ बोल देता हूं, कुछ बात करने लगता हूं, तो
एक तो मेरा भी उस टॉपिक से प्रवाह टूट जाएगा, दूसरा आपके लिए भी पुनः जोड़ पाना क्या होगा, कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको डांटा जा सकता है, उनको बार बार समझाया जा सकता है। आप सिविल सेवा के एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, ठीक है। आपकी अभिलाषा है कि आप एक जिले में रह रहे सभी लोगों के जीवन पर एक साथ प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने व्यक्तित्व को भी उसी तरह से प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, चलिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम हैं वो हमारे संस्कार हैं, और जो हमारे पास है वो सभ्यता है। तो पहले हमें अपना और अपने अंदर अंतर्निहित या फिर अपने अंदर जो व्याप्त जानकारी, अभिव्यक्ति के स्रोत, इन सभी का क्या है, प्रदर्शन क्या है हमारे लिए? ये हमारी सभ्यता है, जो हमें क्या होती है, समुच्चय के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, मानव कनेक्शन, जैसे जैसे लोगों में जुड़ाव होता है, जैसे आपने आधुनिक भारत में पढ़ा होगा कि जब ट्रेन का परिचालन भारत में आरंभ हुआ, तो ट्रेन के चलने के बाद राष्ट्रीयकरण की भावना तेज हुई। कैसे तेज हुई? कि अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे, एक दूसरे की संस्कृतियों को समझने लगे, और इस सामंजस्य के साथ ही क्या हुआ कि सबको लगने लगा कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो जब आपका क्रॉस कल्चरल कनेक्शन होता है, ठीक है, तो आप एक दूसरे की संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे मानिए कि शहरों की बात करें तो एक अपार्टमेंट है जिसमें 200 फ्लैट्स हैं। आप भले ही किसी खास जाति विशेष के हों, क्या यह आवश्यक है कि आपका पड़ोसी उसी जाति धर्म का हो? क्योंकि जिसने जो फ्लैट खरीद लिया उसका वो मालिक है, उसको रहने से आप मना नहीं कर सकते। और आप भले ही किसी से व्यवहार न रखें, आपको अपने घर के पड़ोसी से व्यवहार रखना ही पड़ता है, क्योंकि सबसे निकटतम जो आपका संबंधी बन जाता है वो आपका पड़ोसी ही होता है, जो आपके किसी भी समय आपके लिए खड़ा हो सकता है। तो क्या आपसे निम्न जाति का कोई व्यक्ति अगर आपका पड़ोसी है, तो क्या आप उससे वही भेदभाव करेंगे जो ग्रामीण परिवेश में करते हैं? यदि आपके अंदर वो भेदभाव करने की प्रवृत्ति है, नहीं कर सकते। तो ये परिवर्तन कैसे आया? क्रॉस कल्चरल कनेक्शन से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने से, वहां की संस्कृति को समझने से। पड़ोसी आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन पड़ोसी आपस में सहयोग भी करते हैं। तो इससे क्या हुआ? एकता और समझ की भावना को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब सभ्यता के बाहरी चिन्ह बाहर से कैसे पता चलता है? तो वही वास्तुशिल्प, कलात्मक उपलब्धि कि क्या क्या आपके मंदिर कैसे हैं, ठीक है, आपके यहाँ जो है सो ट्रेडिशन कैसी है, परंपरा कैसी है। जैसे बंगाल के लोगों के लिए फिश क्या है, या फिर जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनके लिए मछली उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है, क्योंकि वहां पे उसकी प्रचुर उपलब्धता है। सब्जियों की उपलब्धता कम हो जाती है, वहीं मैदानी क्षेत्र में सब्जियों की उपलब्धता अधिक है, तो ये आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद सभ्यता के चरित्र पर सांस्कृतिक प्रभाव।
कि सभ्यता जो सहयोग, सहानुभूति और समावेशिता को महत्व देती है, उन सब के कारण क्या होता है, सामाजिक नीतियां और संस्थानों में क्या हो रही हैं कि परिवर्तन को आप देखते हैं, परिवर्तन का अनुभव करते हैं। जैसे हमने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, तो जब सभ्यता की तो होलिस्टिक बात कर रहे हैं ना, किसका, पूरे सभ्यता में सहयोग की भावना की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सहयोग के साथ साथ सहानुभूति की बात कर रहे हैं, और सबको जोड़ करके, समावेशिता क्या होती है, इंक्लूसिव, सबको जोड़ करके उनके हम आउटपुट को देखने का प्रयास करते हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन के दौरान आपको कहीं पे भी जाति की बात मिलती है कि राजा जो किस जाति का था, या फिर व्यक्ति जो आप कोई दो लोग रह रहे थे वो किस जाति के थे, नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जाति प्रथा की बातें, जो वर्ण व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, वो उस समय उसका कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिला है अभी तक। हाँ बिल्कुल, अभी तक हम वहां की उसकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं कि वो लोग लिखते थे तो क्या लिखते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, उसके प्रभाव को देखने को मिलता है। संस्कृति और सभ्यता की परस्पर निर्भरता, क्योंकि संस्कृतियों से ही क्या होता है, जब किसी स्थान की संस्कृति लंबे समय तक बनी रहती है तो वो एक सभ्यता का स्वरूप ले लेती है। ठीक है, जैसे उसकी किसी भी स्थान की सांस्कृतिक आत्मा, आत्मा क्या होता है, निचोड़ होता है किसी चीज का, क्रस, जिसके से अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो पहचान में परिवर्तन हो जाती है, तो वो उसका निचोड़ होता है। आंतरिक सार जो आपको एक अर्थ देता है, तो पहचान के साथ ही आपको अर्थ मिलता है। तो इन सब को जोड़ करके आप क्या करते हैं, सभ्यता और संस्कृति के अंतर को प्रदर्शित कर पाते हैं। उसके बाद वे सपने जो भारत को सोने ना दें। अब ये किनका कथन है, अब बताइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका एक स्टेटमेंट है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ठीक है, हाँ बिल्कुल, भारत की अपनी एक सभ्यता है। भारत में आप जो अनेकता में एकता पढ़ते हैं, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है भारत का। अलग अलग लैंडफॉर्म का होना, अलग अलग फूड हैबिट का होना, अलग अलग जो मौसमी परिवर्तन है उसका होना, ठीक है, अलग अलग खान पान का होना, अलग अलग पोशाक का होना, उसके बाद अलग अलग त्योहारों का होना, त्योहारों के मनाने के तरीके का होना, और इन सब के बावजूद भारत की एक अलग पहचान क्या है कि हम सब भारतीय हैं। भारत में सहिष्णुता, भारत में स्वीकार्यता, भारत में सर्वधर्म संभाव, ये सब चीज जो है भारत के सामूहिक सभ्यता की क्या है, एक पहचान है। भारत की आत्मा अगर कहें तो भारत की आत्मा क्या कहती है कि भारत, जैसे भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया, ठीक है, भारत ने सभी धर्मों को अपने में ऐसे समा लिया जैसे कि वो उसी का हो। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आपने यह भी पढ़ा होगा कि ब्रिटिश और मुगलों में एक अंतर था। मुगल भी बाहर से आए थे और उन्होंने भारत में सत्ता काबिज की, ब्रिटिश भी बाहर से आए थे, लेकिन बाद में मुगलों को स्वीकार्यता मिल गई, लेकिन अंग्रेजों को कभी स्वीकार्यता नहीं मिली। उसके पीछे का कारण क्या था कि मुगल जब भारत आए तो मुगल ने इसको अपना बना लिया, वो यहीं के होके रह गए, उन्होंने इसी समाज को अपनाने का प्रयास किया और धीरे धीरे इस समाज के होके रह गए। उनका भारतीय संस्कृति में समावेशन हो गया,
मिल गए वो आकर के। जबकि अंग्रेज जब आए ये भारत, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने फॉरेन कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन किया, तो वो हमेशा क्या रहे, विदेशी ही रहे। तो इसके कारण दोनों के भारतीय समाज में स्वीकार्यता को लेकर के आप देखते हैं कि जो मुगल थे उनके लिए कभी भी राजनीतिक लड़ाइयां बहुत सी हुई, लेकिन सामाजिक विद्रोह कभी नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि अंग्रेजों के प्रति सामाजिक विद्रोह कितने हुए हैं। क्यों? क्योंकि समाज में जिसकी स्वीकार्यता नहीं होगी, समाज उसके खिलाफ खड़ा होता है। ठीक है, हाँ। तो वापस आते हैं हम लोग। तो एपीजे अब्दुल कलाम का वो स्टेटमेंट था। अब सपने की बात करें तो आप कैसे सपने देखना पसंद करेंगे? क्या ऐसा सपना, यदि आपको चॉइस दिया जाए, एक डरावना सपना है और एक सपने में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो आप कौन सा सपना देखना पसंद करेंगे, ये बताइए। मनोज जी, आप डरावना सपना देखना पसंद करेंगे? चलिए, बाकी सब लोग अच्छा वाला ही देखना पसंद कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो अच्छा सपना, आईएएस बनना का सपना देखना, बिल्कुल मतलब वो भी अच्छा वाला ही हुआ ना। हम हकीकत देखना, सपने हकीकत बनाए जाते हैं, हकीकत के सपने नहीं आते। ठीक है, चलिए। तो अच्छाई की तरफ आप चाहेंगे कि हमारी परिस्थितियां अच्छाई की तरफ आगे बढ़े, तो अच्छाई की तरफ तो पहले तो आपको अपनी समस्याओं को देखना होगा और उन्हीं समस्या। सर जी, ब्रेक टाइम, फ्रेश हो जाएं हम। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद आते हैं, तब यहां से चर्चा आगे आरंभ करते हैं। ठीक है, ऑल ओके। ठीक है, 7:15 पे हम लोग मिलते हैं, ताकि पूरा एनर्जी के साथ वापस आइए आप लोग। ठीक है। ठीक है, 8:15